है, लेकिन कई जगहों पर चर्च में तोड़फोड़ की जा रही है। वहाँ बहुत सारी जगहों पर जो अराजक तत्व हैं वो वहाँ सेंटा क्लॉज को तहस नहस कर रहे हैं। कहीं चर्चों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज चर्च में प्रार्थना करने गए। और उधर कई सारे मुद्दों पर सरकार किस तरह से लगातार घिरी हुई है और अपराधियों को बचाने के, संरक्षण देने के उस पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं अरावली की कि किस तरह से सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आरोप लग रहे थे कि सरकार ने यह फैसला किया है, यानी अरावली पर्वत को के खनन का रास्ता साफ किया है, और खनन का रास्ता इसलिए साफ किया गया है क्योंकि उसे अपने करीबी लोगों को, खास उद्योगपतियों को, खास लोगों को पूरा का पूरा अरावली का पट्टा देना था। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, लेकिन अब विरोध के बाद सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा है। अब अरावली के जो दिया गया था, सरकार ने जो वहाँ पर परिवर्तन किए थे, अपने ही उस फैसले को वापस लिया है कि किसी भी तरीके से अब वहाँ आगे कोई खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे, यानी उसका खनन नहीं किया जाएगा, उसको संरक्षित किया जाएगा। तमाम पर्यावरणविदों ने उस पर चिंता जताई थी। हालांकि सबसे जो गंभीर मसला है वो ये है कि इसके समर्थन में बहुत सारे लोग बातें करने लगे थे कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो अरावली की वजह से बढ़ रहा है। अब वो लोग इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्या सरकार के इस फैसले की आलोचना करेंगे? लेकिन पर्यावरणविदों की चिंता थी कि अगर अरावली पर्वत को ख़त्म कर दिया गया तो ये बहुत बड़ा एक पर्यावरणीय नुकसान होगा। और कई सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर लगातार वैसे ही बढ़ रहा है। अरावली थार के मरुस्थल की हवाओं को यहाँ पर रोकने का काम करती है, तो पूरा जो पर्यावरण संकट है वो बहुत बढ़ जाएगा। वैसे ही पहले पर्यावरण संकट बढ़ा हुआ है। अब सरकार ने ये फैसला वापस लिया है, लेकिन सरकार ने ये फैसला दबाव में लिया, विरोध में लिया। ज़बरदस्त तरीके से सेव अरावली नाम से हैशटैग चल रहा था और पूरा देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। हाँ बिल्कुल समीर जी, पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे और बड़े एक देशव्यापी आंदोलन की इसमें तैयारियां हो रही थीं जी। और प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा होता और आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ मित्र हैं उनको खनन कराने के लिए नियम जो थे वो बदले गए। जी हाँ। हालांकि इससे पहले समीर जी एक खबर ये आई है और एक अंग्रेज़ी अखबार है उसने उसको बहुत प्रमुखता के साथ प्रकाशित भी किया है कि 2010 में ये जो 100 मीटर की परिभाषा थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। ये कि मतलब जो 100 मीटर ऊंचाई पर, जमीन से 100 मीटर ऊंचाई पर ही उसको अरावली पहाड़ माना जा, अरावली का हिस्सा माना जाए। हाँ, तो इसको उसने मना कर दिया था और मतलब जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसको एक सर्वे करने का आदेश दिया था कि उसमें यह था कि ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊंची चोटियों के हिस्से तक ही सीमित नहीं होगा ये। और इस सर्वे में अरावली की 3 डिग्री ढलान की परिभाषा दी गई थी। 19 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजस्थान राज्य द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार केवल वही चोटियां, पहाड़ियों के हिस्से जो ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊपर हैं उन्हें अरावली हिल्स माना जाएगा, जो इस अदालत को मंजूर नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये परिभाषा मंजूर नहीं थी राजस्थान राज्य की जी। और कोर्ट ने एफएसआई को कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी और राजस्थान के साथ मिलकर सैटेलाइट इमेजनरी के आधार पर राजस्थान राज्य में पूरी पहाड़ी रेंज जो है उसका असेसमेंट करने को कहा था। तो ये समझिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा था, अब वो सरकार का दबाव रहा हो या सरकार ने समझा लिया हो, इसको जो था वो स्वीकृत कर दिया गया कि वही 100 मीटर के दायरे वाली जो बात आ गई। लेकिन अब जो है कल दबाव में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है मोदी सरकार को और एक अधिसूचना जारी करनी पड़ी है कि नए खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, नए ये अब बराबर में हमारे चल रहा है पीडीए में, नए खनन के पट्टे तो नहीं दिए जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है, नए खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन क्या ये 100 मीटर वाली परिभाषा है इसको सरकार ने वापस लिया है कि नहीं लिया है? जी हाँ, ये सवाल है। बिल्कुल। आपने आज कहा है कि नहीं लेंगे, कल को क्या आप कह देंगे होंगे पट्टे? इसलिए जो है ये जब तक ये नहीं हुआ तो ये पूरी जीत एक तरह से नहीं समझी जा सकती है। ये दबाव चूंकि ज़्यादा बढ़ा तो इसलिए उसके सामने झुकना माना जा रहा है। कल को बिना किसी विज्ञप्ति के और पट्टे देना शुरू भी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो क्योंकि वो उसमें अरावली की परिभाषा का भी एक बड़ा सवाल है जो आप बता रहे हैं अब लेदू जी, कि वो 100 मीटर की वो के ऊपर का ही हिस्सा जो है अरावली का हिस्सा माना जाएगा। तो फिर अब
खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन 100 मीटर की अगर परिभाषा माना जाएगा तो उसके नीचे के पट्टे दे दिए जाएंगे। यानी अभी उसको इस तरह से पूरी तरह से बैकफुट पर आई जरूर है सरकार, लेकिन वास्तव में जिसका विरोध हो रहा था उस मुद्दे पर पूरी तरह से, यानी उसका स्पष्ट रूप से उसको वापस नहीं लिया है, यह कहा जा सकता है। हाँ, स्पष्ट रूप से वापस नहीं ये कहा जा सकता है। और ये स्पष्ट नहीं है कि ये तो कहा है आपने कि अरावली की पहाड़ियों में मतलब नहीं दी जाएगी अनुमति, लेकिन जो पहाड़ियों की परिभाषा है वो आपने 100 मीटर मानी है कि नहीं? हाँ, ये है कि 100 मीटर से कम, तो इसका मतलब 100 मीटर से कम है तो आप दे देंगे, कहेंगे ये तो हमने कहा था अरावली की पहाड़ियों पर नहीं दी जाएगी, तो 100 मीटर से ऊपर नहीं दी जाएगी, तो ये आप कह देंगे। तो ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं हो सरकार के उसमें कि 100 मीटर से कम पर भी खनन नहीं होगा, तब तक ये इसको नहीं समझा। हो सकता है कि ये एक गुस्से को शांत करने के लिए ये फौरी विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, लेकिन मंशा दूसरी ही हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर यह है कि इतनी नाराजगी थी, गुस्सा था, तो उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए और सरकार ने अपना कदम खींचे हैं, बैकफुट पर आई है। लेकिन वास्तव में जिस बात का विरोध हो रहा है, यानी जो सेव अरावली को बचाने की जो मुहिम है, अभी भी इस विज्ञप्ति से, सरकार की इस विज्ञप्ति से ऐसा साफ नहीं है कि वो उसको बचाने की मंशा उसकी है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसको लेकर भी बहुत प्रतिक्रियाएं आएंगी, पर बैकफुट पर आई ज़रूर है। पर्यावरण विदों के, लोगों के और आम जनता इसके खिलाफ जिस तरीके से थी, तो सरकार को अपना ये कदम वापस लेना पड़ा है। और इधर आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, भारत में भी मनाया जा रहा है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी क्रिसमस के पहले जो तमाम हिंदूवादी संगठन जिस तरह से करते हैं, कई जगहों पर चर्चों में तोड़फोड़ की खबरें, कई जगहों पर जहां क्रिसमस मनाया जा रहा है उन आयोजन स्थलों पर तोड़फोड़ की खबरें, चर्चों के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ करने की खबरें देश के अलग अलग हिस्सों में आ रही हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ दिल्ली में चर्च में गए और वहां उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा भी लिया। अब इसको ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं दिल्ली के चर्च में और वहां प्रार्थना सभा में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर तमाम जगहों पर, और इसको एक केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं, चूंकि ये हर साल होता है, लेकिन कई जगहों पर जहां खास तौर पर बीजेपी और एनडीए शासित सरकारें हैं, अमलेंदु जी, ज़्यादातर खबरें वहीं से आ रही हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, इस तरह की जगहों से खबरें आ रही हैं कि वहां चर्चों पर और आयोजन स्थलों पर हमले किए गए हैं। हाँ, बिल्कुल समीर जी, जहाँ बीजेपी से शासित राज्य है वहाँ इस तरह की खबरें आती हैं। और आपको याद होगा कि मोदी जी की सरकार जैसे ही बनी थी उसी समय दिल्ली में भी चर्च जलाए जाने की घटनाएं आई थी और उसको लेकर फिर अंतर्राष्ट्रीय जो था वो काफ़ी ज़्यादा मलानत हुई थी। और मणिपुर में जिस तरीके से हुआ समीर जी, वहाँ भी काफ़ी 200 से ज़्यादा गिरजाघर वहाँ जलाए गए। और कहा जाता है कि इसको लेकर ट्रंप जो थे वो मोदी से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे। और शायद जब वहाँ गए हैं तो कुछ कहा भी है ट्रंप ने, पता नहीं कहा है कि नहीं कहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो ये चर्चाएं हैं कि ट्रंप ने काफ़ी कुछ अपनी नाराज़गी इसको लेकर जताई। और अब प्रधानमंत्री जो है वो तो पहुँच रहे हैं चर्च में, लेकिन उनके भक्त जो हैं वो चर्चों पर हमले कर रहे हैं। तो ये कैसा भाई प्रधानमंत्री की पूजा प्रार्थना है कि आप चर्च में खड़े हुए खुद तो जो झुक रहे हैं, खुद आगे नीचे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु से, है ना, और आपके भक्त जो हैं वहाँ जो हमले कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये किस तरीके का दोहरा रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, ये सामने समीर जी साफ तौर पर खुलकर आ रहा है। प्रधानमंत्री उस समय देखिए बड़े कितने ध्यान मग्न हो जाते हैं जब वहाँ कोरस गाया जा रहा है, आई खुशी आई, क्रिसमस किया कि क्या आई खुशी आई, उसमें आप देखिए कितने ध्यान मग्न होकर आंखें मूंद कर जो है प्रधानमंत्री यूँ करके ये करके बजा रहे हैं। तो बहुत ध्यान मग्न जो है प्रधानमंत्री दिखाइए, देखिए ये हाथ उनका घूमा, देखिए किस तरीके से ये। तो ये प्रधानमंत्री किस तरीके से वहाँ ध्यान मग्न हैं और कितने तल्लीन हो गए हैं उस प्रार्थना में। देखिए अब फादर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, अपने सारे अपराधों की क्षमा भी मांग रहे हैं, क्योंकि कन्फेस किया जाता है तो कन्फेस भी कर रहे हैं गिरजाघर में जाकर। लेकिन यही बात मन की बात में कन्फेस नहीं कर सकते। इसको सुनते भी हम लोग कि वहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन देश भर में किस तरह से चर्चों पर हमले हुए हैं और क्रिसमस जहां आयोजित किया गया है, मनाया जा रहा है, वहां पर किस तरह से हमले हुए हैं। Father, we still our hearts before you on this Christmas morning.
we give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. तो ये प्रधानमंत्री दिल्ली के चर्च में पहुंचे, लेकिन यहाँ देश भर में चर्चों पर हमले की खबरें आ रही हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आखिर वहाँ पर सरकारें रोक नहीं पा रही हैं या इस तरह के लोगों को ऐसी छूट मिली हुई है, क्योंकि ये हर साल होता है। और पुलिस प्रशासन क्या करता है जब वहाँ इस तरह के लोग आते हैं और सज़ा उनको क्यों नहीं दी जाती है? बहुत सारे सवाल उठते हैं। संगठित तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं किया जाता और ज़्यादातर उन जगहों से ये खबरें आ रही हैं जहां बीजेपी शासित जो राज्य हैं। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, बीजेपी शासित राज्य हैं, ये वहाँ से ज़्यादा खबरें आती हैं और कई इस पर रिपोर्ट्स भी समीर जी आ चुकी हैं और इसमें तमाम नागरिक संगठन जो हैं, मानवाधिकार संगठन जो हैं, उन्होंने कई अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं और एक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम है, उसके अनुसार हाल के वर्षों में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और चर्चों पर हमलों की शिकायतों में वृद्धि देखी गई है। और ये घटनाएं जो हैं वो अक्सर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से अधिक रिपोर्ट की जाती हैं, ये सामने आया है। और हमलों के पीछे जो अक्सर जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन के संदेह या मुख्य आरोप ये बताए जाते हैं और इसलिए ये सब होती है। अब जो धर्मांतरण विरोधी कानून कई जगह लागू किए गए हैं, उसके तहत पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं। हालांकि जो ईसाइयों के समुदाय हैं, उनका कहना है कि इन कानून का दुरुपयोग उन्हें निशाने बनाने के लिए किया जा रहा है। अब ये त्योहारों के दौरान जो समिति चर्चा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। अब इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत की जा सकती है, लेकिन शिकायत का नतीजा क्या होगा, सवाल ये। बिल्कुल, सवाल वही है कि शिकायत का नतीजा क्या हो रहा है। हर साल इस तरह से हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है। चर्च क्रिसमस से 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले जहां पर वो आयोजन होना होता है या चर्चों के बाहर जिस तरीके से बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। और इसी पर तंज किया है कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चर्च जा रहे हैं और वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वो बेहतर रिश्ता अपना बताते हैं, लेकिन यहाँ देश में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है और चर्चों पर क्या हो रहा है, उनके उपासना स्थलों पर क्या हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है। I think when Mr. Modi gets up and says कि मेरा क्रिश्चियन समुदाय से पुराना नाता है, और when he goes and forcibly hugs the Pope, he needs to answer these questions. Who are these ruffians? Who are these people? From Delhi's east of Kailash to Odisha to Madhya Pradesh to Haridwar, what is happening? Why are people who are celebrating Christmas, women, children being attacked? Can you not ensure the safety of religious diversity in India? The world is watching how these right-wing goons are roughing up, are intimidating, are threatening, are attacking Christians across the country, and trust you me, we'll have to pay a price for this. Thank you. तो कई इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में पिछले दिनों एक क्रिसमस के लिए तैयारियां हो रही थी, सजावट हो रही थी, वहां बहुत कुछ संगठन के लोग गए और आखिरकार उनको अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा और
कई सारी घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में अमलेंदु जी लगातार देश भर से देखने में आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देश भर में देखने में आ रही हैं समीर जी, और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके लिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में जो है ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट है समीर जी, उसके मुताबिक जो है नवंबर 2025 तक देश भर में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 700 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं और अकेले जनवरी से मई के बीच 313 घटनाएं जो है इस तरीके की हुई। और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है ये दो मुख्य केंद्र इसके सबसे ज़्यादा बनकर उभरे हैं। इन राज्यों में देश भर की 48% हिंसा की घटनाएं थी वो यहाँ दर्ज की गई और उसके बाद फिर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है इनके मामले सामने आए हैं। तो ये अमलेंदु जी, वहाँ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं, बरेली का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कल से ही वायरल हो रहा है। वहाँ जो तमाम हिंदू संगठनों के लोग हैं वो एक चर्च के बाहर जाकर बैठ गए बाकायदा और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कभी वो मज़ार के बाहर बैठकर करने लगते हैं, मस्जिद के बाहर, और कहा यह जाता है कि आखिर क्या इनको मंदिर में जगह नहीं मिलती है, या अपने घर में भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये घर में भी कर सकते हैं। और एक जबलपुर का भी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, वो नेत्रहीन महिलाओं का एक कार्यक्रम था, वहां जाके बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचे, वो तो बड़ा अमानवीय किस्म का है, वहां जाके उन महिलाओं के साथ जो था हाथापाई की बीजेपी के पदाधिकारियों ने, और जबकि वो महिलाएं उसमें हिंदू भी थी, और एक महिला का उसमें कहना है कि भाई अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो ये इस तरीके से सामने ये घटनाएं आई हैं और पूरे देश भर में आई हैं, और इसके पीछे जो हाथ बताए जाते हैं वो सब हाथ जो है वो भाजपा समर्थित लोगों के ही बताए जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है समीर जी। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, तो ये कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे दिल्ली में चर्च में और बाकायदा उन्होंने विशेष प्रार्थना में हिस्सा लिया और वहाँ उनको जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की। पर देश भर में वहाँ किस तरीके से हमले हो रहे हैं ये बहुत चिंताजनक बात है और उसको लेकर सोशल मीडिया पर चिंताएं जताई जा रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। वजह यह है कि सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं, हालांकि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये घटनाएं हो रही हैं वो हो रही हैं बीजेपी शासित राज्यों में। और जो रिपोर्ट बता रही है, जो अमलेंदु जी अभी जिक्र कर रहे थे, कि 80% घटनाएं तो सिर्फ 2 राज्यों में हो रही हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल 80% घटनाएं 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। और आपको याद होगा समीर जी, जुलाई में 2 नन जो थी वो केरल की थी। हाँ। उनकी छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी की गई दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जी। और आरोप लगाया गया कि ये जो है धर्मांतरण है और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और मानव तस्करी भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 इन पर मामला दर्ज किया गया था। और ये शिकायत जो थी बजरंग दल के सदस्यों ने की थी और दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हंगामे के बाद ये किया गया था। आज में पीड़िताओं का बयान जो था, उन्होंने ये कहा कि वो जो तीनों आदिवासी युवतियां थीं उन्होंने कि वे अपनी मर्जी से काम की तलाश में जा रही थी, उन पर धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं था। जमानत उनको जब दी गई 2 अगस्त 2025 को, तो बिलासपुर स्थित जो विशेष NIA अदालत है उसने तीनों आरोपी, दोनों नन और एक युवक था, उसको सशर्त जमानत दे दी। और कोर्ट ने यह कहा कि आरोप केवल संदेह पर आधारित प्रतीत होते हैं और इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तो यानी आपने देखा कि ईसाई और आपने उठा के उस पर हमले शुरू कर दिए और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर आपने उसकी गिरफ्तारी करा दी। इसी तरीके से वो केरल से सिस्टर जानी थी, उनको झांसी पे रोक दिया गया था, वहाँ भी इसी तरह का हुआ था। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि किसी को क्रिश्चियन देखा, मुस्लिम देखा। अमलेंदु जी, अभी जो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, उसमें कुछ लोगों को अभी बरी किया है, कोर्ट ने उनको बरी किया। 5 साल 4 साल वो जेल में रहने के बाद कोर्ट ने बरी इसलिए कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन उन लोगों ने, पीड़ितों ने जो अपनी व्यथा बताई है वो कितनी हैरान करने वाली है, बहुत हैरान करने वाली है। और इतना ही नहीं, क्योंकि खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। जी हाँ, ये है उनके खिलाफ जो सबूत, जो एक सादे कागज पे दस्तखत करा लिए गए। हाँ। और उसके आधार पर 20 मुकदमे कायम कर दिए गए जी। और किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, ये सामने आया जी। तो यानी किस तरीके से गढ़ा जाता है। और दिल्ली पुलिस को बहुत फटकार जो है अदालत ने लगाई कि आपने इसमें जांच की ही नहीं है ठीक से, और जो आपने गवाह तैयार किए हैं उनके गवाहों के बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता जी। सारे मामलों में एक ही गवाह है। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से सत्ता के संरक्षण में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं समीर जी।
बिल्कुल। और अपराध जो वास्तव में जहां अपराध हुए हैं और अगर वो सत्ता के साथ हैं तो कैसे उनको बचाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा है उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में। कोर्ट ने उनको, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको राहत दी है। उम्र कैद की सज़ा उनको दी जा चुकी थी, लेकिन उनको दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया है। उसको लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये सत्ता के संरक्षण की वजह से ऐसा हुआ है, इस तरह से पैरवी की गई है। और दूसरे, हालांकि एक बात और भी है कि वही जब अखलाक के मामले में एक नोएडा की कोर्ट ने राज्य सरकार मामलों को वापस ले रही थी तो उसको कोर्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया। लेकिन सत्ता का संरक्षण, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो उत्तराखंड में, तो सत्ता के साथ रहने वालों को किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन सत्ता का विरोध करने वालों को के ऊपर किस तरह से फर्जी मुकदमे कायम किए जाते हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ईडी सीबीआई ही नहीं, सबसे ज़्यादा जो स्थानीय पुलिस होती है वो किस तरह से काम कर रही है, ये इन जो दिल्ली दंगों से जुड़े हुए कई अभियुक्त हैं उनको बरी किया गया है, उन्होंने जो कुछ बताया है उससे साफ पता लग रहा है। बिल्कुल समीर जी, वो बहुत भयानक एक तरह से कहे जा सकते हैं कि उनके अनुभव जो हैं वो हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं। एक अखबार ने जो छापा है उनको, और काफ़ी गंभीर मामले जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं कि किस तरीके से प्रताड़ित किया गया और फर्जी केस बनाने की कोशिशें की गई। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि सत्ता के दबाव में कहिए कि किस तरीके की चीज़ें इस तरह की होती हैं और ये इनको अंजाम दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ और उसमें जो कुलदीप सेंगर का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसमें जो पीड़ित लड़की है उनके परिवार के लोगों ने कल कोशिश वहाँ पर प्रदर्शन करने की अपनी इस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया। फिर वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के लिए गई पीड़ित लड़की, और उसने मीडिया से बात भी की। क्या कुछ कहा उसको सुन लेते हैं, और किस तरीके से अगर ऐसा रहा तो न्यायिक प्रक्रिया से भरोसा लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे बरकरार रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनते हैं उस पीड़ित लड़की का, उन्नाव में जो घटना हुई थी, और उसमें बीजेपी के उस समय के विधायक थे कुलदीप सेंगर, वो मुख्य अभियुक्त थे। आखिरकार उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। शासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए। उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। मैंने सब चीज बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज से न्याय दिलाएंगे। आप कह रही हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए, सोनिया मैम भी नम थी आंखें। जी उनकी नम आंखें, दोनों लोगों की आंखें नम थी। राहुल भैया की दादी भी रो रही थी। उन्होंने कहा है आपकी मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। मेरा है कौन, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख दर्द। तो ये यहाँ पर किस तरह से पीड़ित, उसने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने का समय मांगा और दूसरे लोगों से भी, लेकिन नहीं समय मिला, पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। और हालांकि सीबीआई जिस मामले की जांच कर रही थी और जिसने इस केस में पैरवी की और उम्र कैद की सज़ा हुई कुलदीप सेंगर को, उसने इस दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो अब क्या होता है इसमें, लेकिन ये साफ है कि कैसे सत्ता के करीबी लोगों को सरकार का, सत्ता का संरक्षण मिलता है, उनको बचाने की हर संभव कोशिश होती है। ये जब 2017 में ये मामला आया था उन्नाव का, उस समय भी कुलदीप सेंगर को, उस समय तो वो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के, उनको जमकर बचाने की कोशिश हुई थी। जल्दी उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, यानी आखिरी दम तक उनको बचाने की कोशिश की गई थी। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, आखिरी दम तक जो थी वो उनको बचाने की कोशिश की गई थी, और सत्ता के संरक्षण उनको खूब मिला। और इतना सत्ता का संरक्षण था समीर जी कि जब कुलदीप सिंह सेंगर का टिकट कटा तो उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। हाँ, जी हाँ। तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यौन अपराधियों के संरक्षण में खड़ी रहती है, ये साफ तौर पर देखने में आया। इसी तरीके से अंकिता भंडारी का मामला, उसमें बीजेपी एक सांसद और पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। हाँ। उनका नाम एक बीजेपी की पदाधिकारी ही ले रही हैं। जी हाँ, हाँ, एक बीजेपी की विधायक की पत्नी है। हाँ, शायद हाँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। तो वो नाम ले रही है। तो ये इस तरीके के सामने आया। चिन्मयानंद के ऊपर आरोप थे, उनका तो मुकदमा ही वापस ले लिया सरकार ने। जी।
ये आप देखिए उनका ले लिया। इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में बीजेपी लगातार खड़ी रही। तो ये सारे मामले जो हैं ये जिस तरीके से आ रहे हैं इसको रहता। कल राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर एक ट्वीट किया था और जो जिस तरीके से उस पीड़िता को उठाकर पुलिस ले गई वो विजुअल जो था पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, वो हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने लिखा है कि क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक है और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। और यहाँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है अमलेंदु जी की जो पीड़ित लड़की है ये दिल्ली में इसलिए रह रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो रह रही है। उसने कहा था कि हमको वहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश में रहे तो हमारी जान को खतरा है, क्योंकि उसके परिजनों के कई परिजनों की या तो उसके पिता की जो है वो पुलिस हिरासत में जान चली गई थी, एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जान चली गई, यानी लगातार उसके जो सिंपैथाइज़र लोग थे, उसकी सहानुभूति रखने वाले परिवार के लोग थे, एक एक कर उनकी जान जा रही थी और उनके खिलाफ मुकदमे तो अलग से लादे जा रहे थे। जो चाचा है इस पीड़िता के वो अभी भी एक मुकदमे में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये कोर्ट के हस्तक्षेप से ये दिल्ली में रह रही थी जिसको घर उपलब्ध कराया गया था। हाँ, ये कोर्ट के आदेश पे दिल्ली में रह रही थी और वहाँ जो अदालत ने तर्क दिया है समीर जी जमानत देते समय, वो तर्क भी यही दिया है कि साहब कि वो अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो उसके लिए उसका अभियुक्त को जेल में नहीं रखा जा सकता। तो ये अब ये समझ में नहीं आता है कि अदालतों के फैसले कानून के आधार पर हैं या आपके मन के आधार पर हैं, ये समझ में नहीं आता। इसको लेकर बहुत सवाल उठाए जी, और उस लड़की ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तो उसको भी लड़की ने जो एक सोशल एक्टिविस्ट है योगिता भयाना, वो लगातार मजबूती के साथ खड़ी रही है। कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, वो वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं कि वो उस लड़की से बातचीत करते हुए क्या बात कर रही हैं योगिता भयाना, वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये मसला काफ़ी ज़्यादा समीर जी गंभीर दिखाई पड़ रहा है और साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। एक तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा कल सुप्रिया शिंदे ने भी एक छोटा सा वीडियो जारी किया और उन्होंने पूछा ये तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है कि इसने कुलदीप सेंगर पे कोई बहस नहीं की, कोई डिबेट नहीं की। और कल जितनी भी डिबेट थी उसमें क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहुंचे, कहीं कोई ये सवाल ना पूछ लिए जाए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी सुप्रिया शिंदे ने और साधना भारती ने इस मसले पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसको भी लेकर और अरावली को भी लेकर, दोनों मामलों को लेकर की थी। और जो उत्तर प्रदेश में कोजीन कफ सिरप का मामला चल रहा है वो सवाल उठे थे। जी बिल्कुल। तो ये क्या योगिता भयाना ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अक्सर महिला पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं। इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद उस पीड़ित लड़की के साथ इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इनको दिल्ली पुलिस ने वहां से जबरन हटाया और वहां से भगा दिया। उन्होंने बात की पीड़ित लड़की से, क्या बातचीत की एक बार सुनते हैं हम लोग। आज ये अपने आप बताएंगी, ये भी सीआरपीएफ इनको वापस लेकर आए हैं, लॉयर्स ने बुलाया है इनको। ये अपनी बात बताएंगे कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंची है और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और इसने आई थिंक तुमको चोट भी लगी है, तो तुम बता दो क्या हुआ। क्योंकि मैं आज सुबह निकल रही थी बाहर यहाँ वकील से मिलने के लिए और योगिता मैम से मिलने के लिए, क्योंकि मैम ने फ़ोन किया था कि आपका बेटा मिल रहा है हमसे। और मेरे एडवोकेट सोनावट सर, महमूद प्राचा सर ने भी, जो सीनियर सर है, उन्होंने भी बुलाया था कि आपको आना है, हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, आपको कागज में साइन करना है। तो सीआरपीएफ के अधिकारी का क्या फोन आया कि विक्टिम को घर वापस लेके चलिए। मैं चिल्ला रही हूँ कि मुझे इस वकील के पास जाना है, वकील के पास जाना है। फिर जब मैं गाड़ी में चिल्लाने लगी तब जाके ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं लेके जाइए। क्या मेरा वकील पागल है कि सीआरपीएफ के अधिकारी को कागज दे देगा और उनसे साइन हो जाएगी? क्योंकि मेरा वकील मुझे अपने ऑफिस में बुला के तभी साइन करवाएगा, किसी अदर के हाथ कागज नहीं भेज के मुझे साइन करवाएगा। मेरा यही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए और सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि मुझे न्याय मिल सके। जिस तरह से आपके साथ ही बदसलूकी हो रही है, न्याय लेने के लिए भी बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि साइन तो आप ही करेंगी जी। अब उसके लिए भी इतनी जद्दोजहद, सुबह से हम निकले हैं, 2-3 घंटे से बस में घूम रहे हैं, तो ये तो
किस तरह से मिलेगा न्याय जब एक प्रक्रिया को खत्म ही नहीं होने दे रहे, एक छोटी सी बात की जिसमें साइन करके आपको डॉक्यूमेंट भेजना वो ही नहीं होने दे रहे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लड़ेंगे कैसे? थोड़ा सा मुझे बहुत भयावह स्थिति दिख रही है, बट शुक्रिया है कि मीडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया और मीडिया लगातार कल से आपकी आवाज बना। तो ये पीड़ित लड़की, अच्छा जो सीआरपीएफ की सुरक्षा भी मिली है, उसका कहना है कि वो लोग भी एक तरीके से सरकार के निर्देशों पर काम कर रहे हैं और सुरक्षा देने के बजाय उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। हालांकि आरोप पहले भी कई बार लगे हैं, लेकिन किस तरीके से अपनी बात कहने से भी रोका जा रहा है। और यहाँ जो उसमें मुख्य दोषी है, अभियुक्त नहीं दोषी, जिसको उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, उसको किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा है कि उसको जेल से ज़मानत इसलिए दिलाई गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव भी। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव है और पंचायत चुनाव है और बहुत मजबूत वो बाहुबली समझे जाते हैं अपने इलाके के। और कई उनके ऊपर मुकदमे हैं, एक आदमी नहीं है, कई मुकदमे हैं। बीएसपी से भी विधायक रहे, एक बार सपा से भी रहे, लेकिन असली स्वयंसेवक हैं। उनका फोटो काफी ज्यादा वायरल होता है, घुटन्ना पहने हुए, टोपी लगाए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, संघ की शाखा में। तो ये संघी संस्कार जो है वो मतलब उसका वो उनका फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। वो हैं संघ के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हैं। तो अब ये संघ के अगर प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हैं और इतने मजबूत संघी हैं, तो क्या इसी तरीके से सब हुआ जाएगा? आरोप यही लग रहे हैं कि सरकार उनको बचा रही है। वो लड़की खुद जो है ये कहती हुई सुनी जा रही है, जो हमने सुनवाया भी, कि सरकार जो एक तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, वहाँ सरकार साथ में खड़ी है और इस जो पीड़ित लड़की है वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। तो अब इस तरह के बहुत सारे मामले हैं, चाहे अंकिता भंडारी मामले का हम लोगों ने जिक्र किया जो उत्तराखंड का है, वहाँ किस तरह से एक लड़की के साथ रेप और उसके फिर मर्डर में बीजेपी के लोग फंसे हुए हैं। बीजेपी के विधायक की पत्नी ही नाम ले रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उस समय जब कार्रवाई हुई भी थी तो उस समय कैसे उस पर लीपापोती हुई थी, कैसे इतने आंदोलन के बावजूद उस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल, मामले को दबाने की काफ़ी कोशिश की गई और हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी समीर जी कि दबाने की कोशिश की गई और सबूत मिटाने के लिए तुरंत बुलडोजर भी वहाँ चला दिया गया। जी हाँ। और सरकार तो जांच कराना चाहती ही नहीं थी। जब काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा तब जाकर वो मुकदमा सब हुआ और किस तरीके से उसमें नाम आए ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी। और ये एक जो आया है सामने, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई। और इधर जो बांग्लादेश से जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वहाँ पर हिंसा की तमाम खबरें आ रही हैं, बहुत हैरान करने वाली हैं। वहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर और क्रिश्चियंस पर हमले हो रहे हैं और उसको लेकर भारत सरकार की खामोशी पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के। और आज वहाँ पर एक बड़ी रैली हो रही है, जनसभा हो रही है। इसलिए हो रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो नेता है तारिक रहमान, वो आ रहे हैं। 17 साल बाद लंदन में रह रहे थे, उनको सज़ा हो गई थी तो लंदन में ही रह रहे थे, लेकिन वो वहाँ बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं। आज उनकी 17 साल बाद वापसी हो रही है, तो काफ़ी तनाव की स्थिति है। लाखों लोग वहाँ पर इस समय ढाका में जुटे हुए हैं और जिस तरह से हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं, उस पर सरकार, भारत सरकार क्या कुछ कर रही है, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। प्रमोद तिवारी को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। लेकिन और ये कहा जा रहा है कि सरकार आखिर बांग्लादेश में भारत विरोधी बहुत सारे बयान लगातार आ रहे हैं अमलेंदु जी, चाहे वहाँ पर राजनीतिक दलों के नेताओं के हो या फिर वहाँ दूसरे संगठनों के नेताओं के हो। हाँ, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं और समीर जी यहाँ भी लगातार बात उठी है। प्रियंका गांधी ने बहुत मजबूती के साथ बात रही थी कि भाई केंद्र सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। मोदी जी पिछली बार जो थे, जब बंगाल के चुनाव थे, तो गए थे वहाँ बांग्लादेश, मथुरा मंदिर में जाकर पूजा प्रार्थना भी की थी। उसके बाद फिर वहाँ दंगे शुरू हो गए थे, तो तब से ही ये दंगों की आग चली आ रही है और यहाँ तक पहुंची कि वहाँ उखाड़ फेंका गया शेख हसीना वाजिद को। तो मोदी जी वहाँ जो बीज बोकर आए हैं, तो अब जाकर क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी, क्यों नहीं इस पे काम करते? और छोटा सा देश जिसको हमने बनाया, जिसको भारत ने बनाया, वो हमें आंखें दिखा रहा है। तो हमारी पॉलिसी मतलब विदेश नीति किस तरीके से फेल हो रही है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार ये मांग उठ रही है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अल्पसंख्यकों पर हमले जो है वहाँ हो रहे हैं, चाहे यहाँ हो रहे हो, चाहे किसी भी, चाहे पाकिस्तान में होते हैं, अगर अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो जिस देश में अल्पसंख्यकों पर हमले होते हों उस देश को कम से कम सभ्य तो नहीं कहा जा सकता। तो ये सवाल तमाम उन देशों के ऊपर है जहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि बांग्लादेश में इतने हमले हो रहे हैं?
और यहाँ की सरकार खामोश बैठी हुई जी है। बिल्कुल। तो सुनते हैं कांग्रेस नेता राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार की कमजोरी, उनकी विदेश नीति के भटकाव, गलत नीति निर्धारित करने के कारण आज देश के सामने संकट है। हिंदुओं का जिस तरीके से वहां पर एक तो कत्लेआम जिस तरह मारा गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, चर्च को तोड़ा गया है, वो अपनी जगह है, पर एक भय, आतंक जो बना है वहां, आबादी जिस तरह घट रही है, ये वही बांग्लादेश है जिसे 14 दिन के अंदर आदरणीय इंदिरा जी ने नया बांग्लादेश को जन्म दिया था, वरना पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो इंदिरा जी के लिए, इंदिरा जी के कहने पर जो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ था, मौजूदा मोदी सरकार ने वो चौपट कर दिया। मैं पूरा का पूरा इल्जाम लगाता हूं यूनिट सरकार पर और मोदी सरकार की विदेश नीति पर। तो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि वो कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, सख्त संदेश क्यों नहीं बांग्लादेश को दे रही है। बांग्लादेश एक तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। भारत के खिलाफ वो दुष्प्रचार वहां पर हो रहे हैं। वहां की राजनीति में भारत विरोधी एक जो एलिमेंट है वो पूरी तरीके से हावी होता जा रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। हाँ बिल्कुल, सरकार खामोश है और कोई भी प्रतिक्रिया जो है इस तरीके की नहीं आ रही है। और जबकि वो उल्टा आरोप लगा रहा है भारत, बांग्लादेश भारत पे कि हम वहाँ अस्थिरता फैला रहे हैं। और इस पर भी जो है वो छोटा सा एक बयान जो विदेश मंत्रालय का आ गया, लेकिन कोई सख्ती के साथ जो है नहीं आया। आप वहाँ के उसको बुलाइए राजदूत को और बुला के टाइट कीजिए कि वहाँ ये घटनाएं रुकनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पॉलिटिक्स करनी है इसके मसले पर, तो आप भी चाहते हैं कि वहाँ हिंदुओं पर हमले होते रहें और यहाँ आप उसको भुनाते रहें, हाँ, उसका डर दिखाते रहें। तो यहाँ ये जो हो रहा है, तो इसके दुष्परिणाम समीर जी, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है, उसके दुष्परिणाम बांग्लादेश के हिंदुओं को भुगतने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत बिगड़ती जा रही हैं। और आज ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ढाका की सड़कों पर, ये तारिक रहमान की 17 साल बाद स्वदेश वापसी हुई है। बीएनपी पार्टी के नेता हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बेगम खालिदा जिया की पार्टी है, उनके नेता हैं, आज आए हैं। तो वहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है और एक सिक्योरिटी को लेकर कई देशों ने अपने दूतावासों को एडवाइजरी जारी की है, जर्मनी ने, अमेरिका ने और भी कई देशों ने, कि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, वहाँ संभल कर रहे हैं जो लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की जो जिस तरीके से खामोशी देखी जा रही है, उसको लेकर राजनीतिक दल हमलावर है, सरकार पर सख्त संदेश देने की मांग कर रहे हैं। सुनते हैं इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है बांग्लादेश, लेकिन भारत सरकार उस पर क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है और समय रहते हुए अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये बहुत परेशानी पैदा करेगा। और वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमें सख्ती के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, भारत चूंकि पड़ोसी देश है, वहाँ जो कुछ भी अगर अस्थिरता है, अशांति है, तो निश्चित तौर पर उसका असर भारत पर पड़ेगा। और ख़ास तौर पर तब जब वहाँ भारत विरोधी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसको लेकर चिंता जताई है, सरकार से मांग की है। लेकिन सरकार अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो क्या कुछ कर रही है, कोई सख्त एक्शन, सख्त मैसेज देने की कोशिश कर भी रही है या नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये सख्त कोई एक्शन करने की कोशिश मतलब कर रही है नहीं कर रही है, ये भी साफ तौर पर समीर जी आ गया है सामने। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भी एक्शन की बातें हो रही हैं वो हवा हवाई हो रही हैं, और एक्शन के बजाय यहाँ उस पर राजनीति जो है गर्म की जा रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ना है तो वहाँ पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने पहुँच जाए, वहाँ हिंदुओं पर हमले होते रहे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ उसका फ़ायदा उठाती रहे। तो ये अब ये क्या मिली भगत है पता नहीं। हालांकि मोदी जी जब गए थे बांग्लादेश और 55,000 वर्ग किलोमीटर भारत की ज़मीन बांग्लादेश को दे दी थी, तो वहाँ बहुत गाजे बाजे के साथ मोदी जी ने कहा था हमारे बांग्लादेश से बहुत अच्छे संबंध हैं, और मतलब पाकिस्तान पर कटाक्ष किया था कि उसके साथ नहीं है और इस पड़ोसी। लेकिन मोदी जी के रहते ही आज संबंध किस हद तक पहुँच गए ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। तो
मोदी जी की जो भी रणनीति है, जो भी विदेश नीति है, जो भी पॉलिसी है, उस पर पुनर्विचार, पुनर्मंथन करने का वक्त आ गया है। आपकी नीतियों की वजह से हमारे पड़ोसियों से संबंध भी खराब हो रहे हैं और वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हमले भी बढ़ रहे हैं। ये आपकी नीतियों के परिणाम समझे जा सकते जी बिल्कुल। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, और इसको लेकर वो कह रहे हैं कि वहाँ जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं भारत के लिए विशेष तौर पर चिंताजनक है। Look, it's a very serious problem because obviously from our point of view, we want Bangladesh to be stable and calm, and we do want the minorities there to feel safe. This lynching was truly an outrage because it was completely unwarranted. There was no question of any act of blasphemy by this person, and he even was in the custody of the police. He should not have been handed over to the mob and lynched in this horrible way. But the other disturbances across the streets in many parts of Bangladesh, including protests outside our consulates, which we call assistant high commissions there, all of this have created, unfortunately, an atmosphere which is not conducive to the kind of calm and stability we would all like to see leading up to the elections that are scheduled for February. At the same time, the unnecessary rhetoric blaming India for the death of the student leader, which is preposterous. There is no reason why India would have any. तो वहाँ की स्थितियाँ चिंताजनक है कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं जो बांग्लादेश में आरोप लग रहे हैं कि भारत जिम्मेदार है, कह रहे हैं कि ऐसा कोई बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने में भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई कारण इसके पीछे नहीं है, और इसने अल्पसंख्यकों के प्रति दुश्मनी का माहौल भी बनाया है, जिससे जाहिर है पूरे देश में चिंताएं बढ़ गई हैं। तो सबको उसको लेकर चिंताएं हैं, लेकिन एक पड़ोसी देश जिसकी भारत से एक लंबी सीमा लगी है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों की सीमा वहाँ से लगती है, उस पर सरकार जिस तरह से जो कार्यशैली दिखाई पड़ रही है, भारत की विदेश नीति जो दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि जो फेल विदेश नीति है, बिल्कुल पूरी तरह से विफल हो चुकी है, ये उसी का नतीजा है। वहाँ जो कुछ हो रहा है और सरकार उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रही है। बिल्कुल समीर जी, सरकार प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रही है। और जब मोदी जी गए थे बांग्लादेश 2020 बंगाल चुनाव से पहले, जी हाँ, तो वहाँ खबरें ये भी आई थी कि जमाते इस्लामी जो है वो उनका स्वागत कर रही है। वहाँ की जमात इस्लामी जो है बांग्लादेश की, जिसके नेताओं को 90 साल की 94 साल की उम्र में फांसी की सजाएं हुई, बांग्लादेश विद्रोह के समय की। तो ये मतलब आपकी विदेश नीति समझ में नहीं आती। एक तो आप जमात इस्लामी वहाँ की, उसके साथ भी संबंध आप बनाना चाहेंगे, इधर आप शेख हसीना से भी संबंध रखना चाहेंगे चूँकि भारत की बड़ी भूमिका रही बांग्लादेश बनवाने में, और इधर आप जो है आपके मित्र का व्यापार वहाँ चलता है, उसके लिए वहाँ दखलंदाजी करेंगे, और जब वहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी तो आप खामोश हो जाएंगे। जी। तो ये सारे सवाल जो हैं इसको लेकर उठ रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सरकार की विदेश नीति पर खास तौर पर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और किस तरीके से सरकार उस पर निपट रही है। सरकार वहाँ जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, भारत का पड़ोसी देश है और उसका प्रभाव भारत पर भी, वहाँ जो कुछ हिंसक गतिविधियां हो रही हैं उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, उसको लेकर क्या कुछ सरकार कर रही है, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कांग्रेस के नेता हैं गुलाम अहमद मीर, वो क्या कह रहे हैं बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और सरकार की भूमिका पर, एक बार सुनते हैं उनको। हो रहा है, और खाली एक हिंदू भाई को नहीं उन्होंने इस तरह से मारा, बल्कि वहां मुस्लिम्स को भी मारा गया है, और वो मुल्क कहीं न कहीं कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो ऐसे में हमने लगातार कहा है कि किसी मुल्क के अंदर जो भी माइनॉरिटीज है, वो उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि अपने माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दे। वो चाहे बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज हिंदू भाई है, चाहे हिंदुस्तान में दूसरी कौमी माइनॉरिटीज में है, और हर मुल्क में माइनॉरिटीज रहने वालों को कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मगर फिलहाल बांग्लादेश में जिस तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और यहाँ की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में मतलब मानी जाती है। तो ऐसे में ये जो आस पड़ोस के हमारे दूसरे ममालिक है, चाहे एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे ही है, तो इन पड़ोसी मुल्कों के साथ में
भारत की हमेशा अच्छी रिलेशन रही है, कंट्रोल रहा है। तो पता नहीं पिछले 1 साल से जानबूझकर भारत सरकार बांग्लादेश के साथ में क्यों नहीं अपना डिप्लोमेटिक रास्ता खोलती है और क्यों नहीं उन पर अपना असर मतलब बना रही है कि जिससे कि वहां पर रहने वाले माइनॉरिटीज के साथ में इस तरह के हादसे ना आए। ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव पर चुनाव यहां पर हो रहे हैं, एक स्टेट छोड़ता है तो दूसरा स्टेट आ जाता है। तो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है इस तरह के इवेंट से हमें बैक होम फायदा मिल रहा है, वोट बटोरने का, पोलराइजेशन का, वरना स्ट्रांग स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। ये हमारे लीडरों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने, इवन प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी लास्ट डे में कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाशा क्यों देख रही है। उनका जो रोल बनता है अपनी माइनॉरिटीज को आस पड़ोस के मुल्कों में उनका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। मगर अभी तक विजिबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री से या डिप्लोमेटिक रोल में कहीं पर भी कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं। तो लोग इसको ये भी कयास आराई कर रहे हैं कि बिहार के बाद भाई अब बंगाल में चुनाव हो रहा है। बंगाल और बांग्लादेश ये तो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है, तो हो सकता है बीजेपी चाहती होगी कि इस तरह इंसिडेंट होते रहें। उनका कौन सा रिश्तेदार जा रहा है, तो इस तरह के माइनॉरिटीज पर वहां इंसिडेंट हो और उसको वो बंगाल की सरजमीन पर पकाने की कोशिश करेंगे। मगर बंगाल की जो जनता है, बंगाल का जो अवाम है, वो जबरदस्त मतलब भाईचारे का हामी रहा है और वहां पर इन चीजों का गम गुस्सा है। वहां पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है और बीजेपी भी प्रोटेस्ट करने पर, तो बीजेपी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? बीजेपी के हाथ में तो बागडोर है, बीजेपी के हाथ में तो हुकूमत है 12 साल से। जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उनका इनिशिएटिव बनता है, उससे वो एक धरना करने से भाग नहीं सकते हैं। और वहां की जनता ये ठीक ठाक महसूस कर रही है, समझ रही है कि जिस पार्टी के ऊपर, जिस सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो खुद भी हाय हाय करने के लिए उतरेंगे, उससे वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेना चाहिए और वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, इवन मेजर कम्युनिटी के भी लोग वहाँ मारे गए हैं, ये खून खराबा बंद होना चाहिए। हर मुल्क को अपने दायरे के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, जो कमज़ोर तबके हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करना चाहिए। नीतीश कुमार की तो ये वहाँ अभी ये कह रहे हैं कि नहीं कर रही है सरकार, अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही है या सख्त मैसेज नहीं दे रही है, तो निश्चित तौर पर कुछ उसके अपने राजनीतिक स्वार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। लेकिन जी हाँ, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव तो है ही, चुनाव तो है ही। प्रधानमंत्री के मित्र का बहुत बड़ा कारोबार फंस गया है बांग्लादेश में। तो अब जो वहाँ नई सरकार बनेगी उससे संबंध बना के रखने हैं, चाहे कि मित्र का कारोबार चलता रहे, चाहे देश का नुकसान होता रहे। तो इसलिए वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है, उस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, ना वहाँ की सरकार को कुछ कहा जा रहा है, चूंकि मित्र का कारोबार वहाँ चलना चाहिए। ये आरोप भी विपक्षी तरफ से लग रहे हैं। तो ये बड़े मसले जो हैं ये बांग्लादेश को लेकर सरकार की खामोशी जो है उसका राज क्या है, ये विपक्ष कह रहा है। ये बिल्कुल ये विपक्ष कह रहा है और मांग कर रहा है कि सरकार कब अपनी खामोशी तोड़ेगी और बांग्लादेश सरकार पर जोर लगाएगी, उसको सख्त संदेश देगी और उस पर हस्तक्षेप करेगी, उसको बताएगी कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई, यानी डिप्लोमेटिक कदम उठाने की बात की जा रही है, पर अभी तक कोई खास डिप्लोमेटिक कदम नहीं उठाया गया है। और यहाँ किस तरीके से, जबकि बांग्लादेश में भारत विरोधी वहाँ पूरा एक कैंपेन चल रहा है, अभियान चल रहा है, वहाँ की तमाम गतिविधियों के लिए भारत को जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है और भारत सरकार इस पर घिरी हुई है। भारत सरकार कब अपनी खामोशी तोड़ेगी, इसी बात का सबको इंतजार है। क्यों नहीं तोड़ रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और उधर जो शुरू में हम लोगों ने बात की अरावली में किस तरीके से सरकार बैकफुट पर आई है, उसको लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि जो सरकार ने, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जो अपना एक अधिसूचना जारी की है, उसमें जो कुछ भी दावा किया गया है वो दावा बिल्कुल भ्रामक है,
क्यों भ्रामक है? वो कह रहे हैं कि अरावली परिदृश्य की कोई विधिक रूप से मान्य परिभाषा मौजूद नहीं है, जो कि वही किसको अरावली माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। अरावली की कोई एकल अधिसूचित सीमा तय नहीं की गई है। अलग अलग राज्य अरावली को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, इसलिए समान रूप से लागू होने की बात एक आकांक्षात्मक भाषा है, न कि कोई लागू की जा सकने वाली प्रशासनिक या कानूनी वास्तविकता। इसी अधिसूचना में ICFRE को अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है। यदि अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान अभी की जानी बाकी है तो प्रतिबंध का पूरा भू मानचित्रण अभी संभव नहीं है। आज की तारीख में प्रवर्तन समान नहीं हो सकता। अंतरिम अवधि में राज्यों का विवेकाधिकार बना हुआ है। इसके अतिरिक्त नई खनन जो लीज है उस पर प्रतिबंध पहले से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश में निहित है। ऐसे में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कल जारी किया गया यह आदेश अनावश्यक है, इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है और ये सरकार की उस हताश कोशिश को दर्शाता है जिसके तहत वह श्रेय लेने और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तव में वो देश की इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को नष्ट करने के अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी, बिल्कुल वही बात इन्होंने कही है और यही कह रहे हैं कि हम लोग ये भाई अभी आपने ये तो कहा है कि अरावली को नहीं किया, लेकिन अरावली है कहाँ? जी हाँ, आपने वो 100 मीटर की परिभाषा का क्या किया? 100 मीटर से नीचे की अरावली मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये आपकी इसमें विज्ञप्ति में कुछ नहीं है। हाँ। और मसला तो इसी पर है भाई, 100 मीटर से ऊपर अगर आप अरावली मान रहे हैं तो उसमें तो वैसे भी प्रतिबंध है। हाँ, अच्छा, और दिल्ली में देखा जाए तो 100 मीटर के ऊपर तो अरावली का बहुत कम हिस्सा आएगा, मुश्किल से 8-10% आएगा। बहुत कम आएगा समीर जी, बहुत कम आएगा, 8-10% भी नहीं आएगा। हाँ। और इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, एक तो भूजल जो है वो 40% तक नीचे चला जाएगा और लू के थपेड़े और रेतीले थपेड़े जो है वो दिल्ली से होते हुए तमाम हरियाणा पूरे तक और आधे उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। जी हाँ। यानी पूरा इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा और ये इकोसिस्टम बिगड़ेगा तो आने वाले 10-20 साल में आप समझिए किस तरीके से तबाही प्राकृतिक तौर पर आएगी, ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ। हिमालय वैसे ही कच्चा पहाड़ समझा जाता है। हाँ। इसका प्रभाव हिमालय तक जाकर पड़ेगा। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो और पिघलना शुरू हो जाएंगे तो उसका कितनी बड़ी तबाही यहाँ आएगी। तो ये सारी तबाही जो है सिर्फ प्रधानमंत्री के मित्रों को फायदा होता रहे तो पूरे देश के लिए आप तबाही का इंतजाम कर दें, तो ये समझा जा रहा है। पवन खेड़ा यही बात कह रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, और ये केवल यही नहीं, दिल्ली में अरावली, राजस्थान हरियाणा के इलाकों में अरावली की पहाड़ियां हैं, ये कई जगहों पर, तमाम जगहों पर हो रहा है। उत्तराखंड में भी हो रहा है, वहाँ हिमालय पर्वत पूरा छलनी कर दिया जा रहा है और उसकी विभीषिका हर साल हम झेल रहे हैं। बाढ़ में किस तरीके से हजारों लोगों की जान जा रही है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरीके से जो देश का एक पर्यावरण का सिस्टम है उसको कैसे तहस नहस किया जा रहा है। साथियों नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया उत्तराखंड के वन क्षेत्र को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड और चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर को फटकार लगाई और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इसमें तुरंत जांच समिति बने, तुरंत इसमें कार्रवाई हो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के कारण वन क्षेत्रों का जिस तरह से दोहन हुआ है, अवैध खनन के कारण जिस तरह से वहां पर कब्जे हुए हैं और तमाम अवैध खनन वन क्षेत्रों की भूमि पर होता हुआ प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। वन मंत्री और मुख्यमंत्री को किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। पिछले लगभग 9 वर्षों से उत्तराखंड के वन क्षेत्र के ऊपर, उत्तराखंड के तमाम संसाधनों के ऊपर जिस तरह से इलीगल काम चल रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार जागेगी और तुरंत वन मंत्री महोदय का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। वो अपने काम, अपने कर्तव्य के निर्वहन में पूरी तरह से असफल रहे हैं। उत्तराखंड के साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में जिस तरह से उत्तराखंड को बर्बाद किया है, उत्तराखंड देवभूमि है और ये लोग देवभूमि को भी जिस तरह से बदनाम और जिस तरह से यहां के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, आने वाले समय में ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी।
तो ये उत्तराखंड के वन मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ, उत्तराखंड के वन मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पर मांग रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रमुख वन संरक्षक जो है उसको कड़ी फटकार लगाते हुए इस पर निर्देश दिए हैं कि जो इन्होंने मामला बताया उसके लिए जांच के लिए समिति गठित की जाए और बिना देरी कार्रवाई हो। तो किस तरीके से मतलब इनका भी ये कहना है कि भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड को बर्बादी की ओर धकेला है, आने वाले समय में उसके परिणाम और भी भयंकर होंगे। तो समीर जी, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ खनन माफियाओं की मौज है। पूरा उत्तराखंड बीजेपी सरकारों में छलनी कर दिया गया और उत्तराखंड में जो आपदाएं लगातार आती हैं, चाहे वो केदारनाथ की आई हो, चाहे वो पिछले दिनों आई हो, हिमाचल में हो, ये सब आपदाएं इसलिए आ रही हैं कि पूरा उत्तराखंड छलनी करके बीजेपी की सरकारों ने रख दिया है। कच्चे पहाड़ में जिस तरीके से डायनामाइट चलाए गए हैं, जिस तरीके से ड्रिल किए गए हैं, उसके दुष्परिणाम आने वाले समय में होंगे। सबसे बड़ा खतरा जो टिहरी डैम बना हुआ है, अगर उसको कुछ होता है समीर जी, तो 2 घंटे के अंदर टिहरी से लेकर दिल्ली तक हाथी डुबाऊ पानी होगा। जी हाँ, ये खतरे हैं। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो मौज आ रही है, विकास हो रहा है, विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। तो आखिर ये विनाशकारी विकास जो है ये कहाँ जाकर रुकेगा और इस विकास की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां किस तरीके से चुकाएंगी, ये अभी समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन डिमांड गलत कर रहे हैं आलोक शर्मा। वन मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वन इस्तीफा वहां पर तो होता ही नहीं है। हाँ, इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा बीजेपी में नहीं मांगा जाना चाहिए जी। ये बिल्कुल बहुत गलत बात है और ये ऐसी मांगे जो है अनुचित मांगे नहीं करनी चाहिए कि आप बीजेपी के किसी मंत्री का इस्तीफा मांग लें। अरे आप संस्कार ही नहीं है, शाखा में सिखाए नहीं जाते हैं। हाँ, इस्तीफे का संस्कार ही नहीं सिखाए जाते हैं शाखा में जी। तो ये समझना चाहिए। तो इस्तीफा आप गलत मांग रहे हैं, तो ऐसी बातें, ऐसी मांग करनी नहीं चाहिए जो पूरी ना हो। बिल्कुल अनुचित मांग है ये। लेकिन जिस तरीके से ये जगह जगह यहाँ किस तरह से पर्यावरण को एक के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है, और जो अरावली को लेकर सरकार बैकफुट पर आई भी है वो भी एक छलावा है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। पवन खेड़ा ने वही बहुत विस्तार से उस बात को बताई है। और उत्तराखंड में भी कैसे वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और उस दोहन में जो पर्यावरण है उसको ख़त्म किया जा रहा है, पहाड़ ख़त्म किए जा रहे हैं। अमलेंदु जी, बहुत सारी जगहों पर आप देखिए पहाड़ की जगह मैदान बन गए हैं। बुंदेलखंड होके आए हैं तो आप गए होंगे बांदा और महुआ के पास, आपने देखा होगा तमाम पहाड़ी तो गायब हो गए, गड्ढे हो गए, उन जगहों पर गड्ढे हो गए खनन के कारण। मतलब पहाड़ तो गायब हो ही गए, गड्ढे और हो गए जी। और किस तरीके से बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा है ये भी आप देख रहे होंगे। कई सालों से जो है वहाँ स्थिति बनी हुई है सूखे जैसी। तो यही स्थितियाँ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में हो जाएंगी अरावली का खनन होते ही, और इसका असर पड़ेगा उत्तराखंड तक, पूरा उत्तर प्रदेश तक। जी हाँ, ये अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, कि कितना ये खतरनाक, यहाँ पर कुछ संसाधनों के दोहन का कुछ लोगों को परमिशन देने की कोशिश की जा रही है, खनन के पट्टे उनको देने के लिए पूरे पहाड़ को कैसे खोदने की पूरी एक तैयारी की जा रही है, वो भी दिल्ली में बहुत ही खतरनाक है। सरकार ने अपना फैसला वापस जरूर लिया है, लेकिन उसमें भी कई पेच हैं और इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि वो क्या कर रही है, बांग्लादेश के मामले में खामोश क्यों है सरकार, और कोई डिप्लोमेटिक तरीका वो क्यों नहीं ढूंढ रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं, अब इनके जवाब क्या मिलते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।